अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। गर्मा धान की फसल में तना छेदक कीट का प्रकोप और उसका नियंत्रण। अच्छी बढ़वार के लिए गर्मा भिंडी की फसल में जरूरी प्रबंधन। हमारे प्रदेश के जो किसान गर्मा धान की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बढ़वार की अवस्था पर है, लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से इस फसल पर तना छेदक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है और इस कीट का नियंत्रण समय से नहीं किया गया तो ये फसल को भारी क्षति पहुंचाते हैं। तो गर्मा धान की फसल को हानि पहुंचाने वाले तना छेदक कीट का नियंत्रण उपायों की जानकारी के लिए आइए मिलते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. अवस्थी से। देखिए, जहाँ तक ग्रीष्मकालीन धान का प्रश्न है तो फसल अभी हमारे किसान भाइयों के खेतों में लगी हुई है। ग्रीष्मकालीन धान में मुख्यतः तना छेदक का आक्रमण होता है और उसके प्रकोप की जो पहचान है, अगर कंसे की अवस्था है तो जो कंसा है उसका बीच वाला भाग जो है कंसे का वो सूखता है और एक तरह से हमको कहना चाहिए कि सूखकर पीला होता दिखाई देता है, जिसे किसान भाई अच्छे से पहचानते हैं। यदि उसे हाथ से खींचकर निकालने का प्रयास किया जाए तो बहुत आसानी से हाथ से खींचकर उसको निकाला जा सकता है। दूसरी चीज़, जब बाली की अवस्था आएगी तो उसमें सफ़ेद पोची बाली जो है उसका निर्माण होता है, क्योंकि इल्ली जो है तना छेदक की पीले से हल्के पीले से कलर की जो है रंग की इल्ली दिखाई देती है। यही तना छेदक की इल्ली है जो नीचे से पौधे को काटती है, अंदर खाती हुई जो है ऊपर की ओर बढ़ती है और उसी से कंसा भी सूखता है और साथ में जो सफ़ेद पोची बाली है उसका निर्माण होता है। तो दोनों परिस्थितियों में तना छेदक से ग्रीष्मकालीन धान को क्षति पहुंचने की संभावना रहती है। और जहां तक इसके प्रबंधन का प्रश्न है तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हमारे किसान भाई खेत जाते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि जो धान की पत्ती का अगला 1/4 हिस्सा है उसके ऊपरी भाग पर कुछ बालों से ढके हुए अंडे के गुच्छे उनको दिखाई देते हैं, तो उसको तोड़कर वो नष्ट कर सकते हैं प्रारंभिक अवस्था में। और जो मैंने आपको बताया वो उखाड़ कर जो है फेंकना नहीं है, उसको गड्ढे में दबाना है, कुल मिला के उसको नष्ट करना है। या उसी तरह से पोची बाली, क्योंकि उस बाली में दाना तो भरता नहीं है, तो उसको भी निकाल कर जो है प्रारंभिक अवस्था में नष्ट किया जा सकता है। इसके पश्चात यदि 5 से 10% कंसा अवस्था में विशेष करके अगर प्रकोप दिखाई देता है और बाली की अवस्था में प्रकोप दिखता है तो फिर कीटनाशक रसायन का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। और उस परिस्थिति में पानी भरी रहने की स्थिति है तो 3-4 तरह की दानेदार दवाइयाँ आती हैं, उनको सूखी रेत में मिलाकर जो है पूरे खेत में पानी को रोककर कम से कम 6-7 दिन तक रोके रहना चाहिए। पानी दवा प्रयोग के बाद डाला जा सकता है। तो दवाइयों में जैसे एक कार्बोफ्यूरान नाम की एक दानेदार दवा आती है जो करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग की जा सकती है, या फिर कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड नाम की एक दवा आती है
वो करीब 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ की जा सकती है। या एक फिप्रोनिल नाम की भी एक दवा आई है अभी दानेदार, उसका भी प्रयोग 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किया जा सकता है। यदि मान लीजिए पानी नहीं है खेत में और परिस्थिति ऐसी है कि दानेदार दवा का प्रयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में हम कीटनाशक रसायन का जो है प्रयोग कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हैं, क्लोरपायरीफॉस है, क्विनोलफॉस है, का प्रयोग हम कर सकते हैं 2 ग्राम के आसपास प्रति लीटर पानी के हिसाब से। या जो मैंने क्विनोलफॉस या क्लोरपायरीफॉस बताया, करीब 2-2.5 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। भिंडी की खेती अपने प्रदेश में बड़े पैमाने पर की जाती है और जिन किसानों ने गर्मा भिंडी की बुवाई कर दी है तो वो फसल की अच्छी बढ़वार के लिए इस समय खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई प्रबंधन के साथ साथ इसमें लगने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण किस प्रकार से करें, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RL भारद्वाज। भिंडी एक बहुत ही कॉमर्शियल आर्थिक महत्व की फसल है। जहाँ तक इसके प्रबंधन की बात है, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचाई की। किसी भी फसल की उचित वृद्धि और विकास में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः हमारे किसान भाई भिंडी की फसल में सिंचाई कब और किस तरह से करें, आइए जानते हैं। सिंचाई इसे कंटिन्यू और रेगुलर पानी की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों ध्यान रखिए, इसमें सिंचाई करते समय बहुत ज्यादा हेवी सिंचाई कभी नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरा यह है कि इसकी बुआई जो आप दोहरी नाली विधि जो है, दोहरी पंक्ति नाली विधि, जिसमें हम केवल नाली में सिंचाई करते हैं, वो सिंचाई विधि आप अपनाइए या फिर बूंदार सिंचाई विधि का इस्तेमाल कीजिए। इससे पानी की बचत होती है। सामान्यतया जो ग्रीष्मकालीन फसल है उसमें करीबन 5 से 6 दिन पे हमें सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है, और जो वर्षाकालीन फसल है उसमें जब वर्षा नहीं हो रही हो तो 8 से 10 दिन के अंतर पे आप सिंचाई करें। सिंचाई के साथ में ही दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है वो आता है खरपतवार नियंत्रण। फसल की बढ़वार को बाधित करने में खरपतवार काफी हद तक जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे किसान भाई भिंडी की फसल में उचित समय पर खरपतवारों का नियंत्रण कर लेते हैं तो उन्हें फसल की उचित बढ़वार के साथ साथ आगे चलकर इससे अधिक उपज की प्राप्ति होती है। तो किसान भाई किस तरह करें इन खरपतवारों का नियंत्रण? भिंडी में खरपतवार नियंत्रण के लिए हमें निराई गुड़ाई ही करनी चाहिए। निराई गुड़ाई करने से एक तो खरपतवार नियंत्रण होता है, दूसरा इसकी जड़ों में अच्छी प्रकार से एरेशन होने से पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। इसलिए भिंडी की फसल में करीबन 15 दिन, 30 दिन और 45 दिन पे 3 बार हल्की निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और 30 दिन और 45 दिन पे जो निराई गुड़ाई कर रहे हैं उसमें जो नाइट्रोजन की अतिरिक्त मात्रा है या जो नाइट्रोजन आपने शुरू में नहीं दी है उसकी 2 डोज वो 30 से 35 किलोग्राम की हो सकती है, आप उसमें जरूर इस्तेमाल में करें। इसके साथ साथ में इसमें कीट और रोगों की जहां तक बात है, इसमें काफी प्रकोप होता है कीटों का और बीमारियों का। सबसे पहले बात करते हैं अपन हरा तेला का या जेसिड जो लगता है। ये एक हरे रंग का हानिकारक कीट होता है जिसकी पीठ के पिछले भाग पर काले धब्बे पाए जाते हैं तथा इसकी शिशु तथा प्रौढ़ दोनों पत्तियों तथा नर्म भागों से रस चूसते हैं। इसके फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़कर मुड़ जाती हैं और झुलसी हुई दिखाई देती हैं। तो किसान भाई कैसे करें इस कीट का नियंत्रण? इसके लिए हम मिथाइल डाइमेथोइड या डाइमेथोइड जो आता है उसका इस्तेमाल करें। 1 ml दवा 1 लीटर पानी में डाल करके 1 हेक्टेयर भूमि में लगभग 550 से 600 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ में किसान भाइयों इसमें जो प्रमुख कीट लगता है वो है सफेद मक्खी। सफेद मक्खी छोटे छोटे रंग का सफेद रंग का एक कीट होता है और ये पत्तियों का रस चूसता है। इसके साथ साथ में एक बीमारी जो वायरस से फैलती है पत्तियां मोड़ने वाली, वो ये स्थानांतरित करता है। इसके लिए आप पहचान के लिए है कि
आप पत्तियों को थोड़ा हिला करके देखें। जैसे हिलाते समय अगर हल्की हल्की मक्खियां उठ करके तुरंत वापस बैठ जाती है, वो सफेद मक्खी है। वो निचली सतह से रस चूसने के कारण पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड 5 ml प्रति 15 लीटर पानी में डाल करके आप छिड़काव करें और करीबन 7 दिन के बाद में इसको दोहराएं। इसके साथ साथ में किसान भाइयों, कई बार जब अगेती बुआई करते हैं तो इसमें चेपा की समस्या आ जाती है, एफिड या मोइला लग जाता है। ये कीट पत्तियों का रस चूसकर फसल को कमजोर कर देते हैं। तो इस कीट से किसान भाई अपनी भिंडी की फसल को बचाने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। इससे बचने के लिए मेलाथियान 50 सीसी की लगभग 2 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव करने से काफी हद तक इसमें निजात पाया जा सकता है। इसके अलावा जो नीम आधारित कीटनाशी दवाइयां हैं, निम्बिसिडीन है या गौमूत्र और नीम की निबोली का जो अर्क है, इनको मिला करके भी हम छिड़काव करते हैं तो भिंडी में ये रस चूसने वाले कीटों को आसानी से रोका जा सकता है। इसमें लगने वाली प्रमुख जो रोग हैं उसमें पाउडरी मिल्ड्यू एक महत्वपूर्ण है, जो फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में इसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव होता है और पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर छा जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होने से भिंडी की साइज छोटी हो जाती है और संख्या कम हो जाती है। इससे बचने के लिए हम कैराथियान या सल्फर डस्ट काम में ले सकते हैं और सल्फर डस्ट जो आप काम में ले रहे हैं वो स्प्रे के लिए भी काम में आता है, वेटेबल भी आती है सल्फर। अगर वेटेबल सल्फर काम में ले रहे हैं तो 2 ग्राम सल्फर 1 लीटर पानी में मिला करके इस्तेमाल लें और सल्फर डस्ट का यूज कर रहे हैं तो 25 किलोग्राम सल्फर डस्ट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप डस्टिंग के रूप में काम में लीजिए, जिससे आसानी से इसको नियंत्रण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर हम भिंडी की फसल में सारे वैज्ञानिक तरीके से ये प्रबंधन करते हैं तो हमें पैदावार भी अधिक मिलेगी और फलों की गुणवत्ता में भी काफी सुधार होगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अपने प्रदेश के ज्यादातर किसान कृषि के साथ साथ गाय भैंस का पालन करते हैं और जैसा कि अभी मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये दुधारू पशु अनेक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचने के लिए किसान अपने पशुओं में कौन कौन से टीके लगवाएं और जो पशु इन बीमारियों से प्रभावित हैं उनका इलाज किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पटना पशु चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर अनिल कुमार। आप लोगों को मैं बता दूं कि एक बहुत ही विषाणु जनित रोग जो है उसको हम लोग खुरहा चपका रोग कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में FMD फूट एंड माउथ डिजीज भी कहते हैं। यह प्रायः वैसे पशुओं को संक्रमित करता है जिनके खुर फटे हुए होते हैं, अर्थात जितने भी पशु जो भी रूमिनेंट्स हैं उनको यह जो रोग है मैक्सिमम होता है। दुधारू पशुओं में खुरपका मुंहपका बीमारी आखिर क्यों फैलती है और इसके कारक कौन कौन से हैं, ये जानना भी जरूरी है। तभी हम दुधारू पशुओं को इस रोग से बचा सकते हैं। तो आइए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहले यह जानना है कि इस रोग में के कारक कौन कौन से हैं। यह जो विषाणु से होता है, जिसके बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, जो कि हमारे भारतवर्ष में मुख्य रूप से स्ट्रेन जो O है, A है, C है, एशिया 1 है। ये मुख्य रूप से जो है 4 स्ट्रेन जो है विषाणु के पाए जाते हैं। प्रदेश के कई पशुपालक भाई खुरपका मुंहपका बीमारी के लक्षणों को नहीं जानते हैं, जिसके चलते वो रोग ग्रसित पशु का इलाज नहीं कराते हैं। इसलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि इस रोग के लक्षण क्या हैं। FMD हो चुका है या कैसे हम जानेंगे, तो हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पहचान होगा कि पशु जो है लंगड़ा कर चलेगा, उसके मुंह में घाव हो जाएंगी, फफोले बन जाते हैं और फफोले बनने के कारण वह पशु जो है खाने पीने में अपने आप को असमर्थ पाता है। मुंह में जो लार गिरता है, मुंह में जो वो रस्सी नुमा होता है, ऊपर से वह मुंह से गिरेगा तो वह धरती को छुएगा, तो वो लगातार गिरते रहता है। पशु जो धीरे धीरे खाना नहीं खा पाने की स्थिति में कमजोर हो जाता है।
किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी रोग का इलाज करने के बजाय उसकी रोकथाम करना ज्यादा बेहतर है। इसलिए खुरपका मुंहपका बीमारी से अपने पशुओं को बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय अपनाएं, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा एक और भी इम्पोर्टेंट बात है कि यह जो बीमारी होती है एक दूसरे से संसर्ग में आने से फैलती है। तो किसान भाइयों, इस बीमारी से बचने का सबसे बेहतरीन और आसान सबसे उत्तम तरीका है कि हम पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएं। किसान भाइयों, इसका टीका जो है हम मुख्य रूप से नवंबर में हम लोग इसको, अक्टूबर या नवंबर माह में हम लोग इसको दे देते हैं। या उन पशुओं का जो उम्र होती है वो 4 महीना कम से कम बच्चे की उम्र होनी चाहिए। 4 महीने पर प्रथम टीकाकरण करते हैं, उसके बाद उसके 1 महीने बाद इसका बूस्टर देते हैं तथा और प्रत्येक 6 महीने पर इस पशु का इस बीमारी से का टीका हम लोग चमड़े के मांस में जो है हम लोग टीका लगाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समय से टीकाकरण करने पर कराकर इस पशु से हम लोग बचाव कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, खुरपका मुंहपका बीमारी एक संक्रामक बीमारी है जो कि एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। इसलिए यदि आपका पशु इस बीमारी से ग्रसित हो जाए तो आप उसका उपचार कैसे करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, अगर बीमारी हो जाए तो हम लोग करना क्या है कि सबसे पहले रोगग्रस्त पशु को अलग कर लें। दूसरी बात यह है कि जो रोगग्रस्त पशु हैं उनके मुंह में चूंकि घाव हो जाता है, पैरों में घाव हो जाता है, पैर में घाव हो जाता है, तो सिंपल आप बीटाडीन या नीम की पत्तियां उबालकर भी आप घरेलू उपाय में नीम की पत्तियां उबालकर भी आप उसमें पैरों में उसको लगा। मुंह को जो है आप लोग लाल दवा के घोल से भी हम लोग उसकी मुंह को हम लोग धो सकते हैं। साथ ही साथ इस अवस्था में प्रतिजैविक औषधियों का भी 3-4 दिन सेवन कराना चाहिए तथा दर्द निवारक औषधियां भी देनी चाहिए। तथा सबसे इम्पोर्टेंट और बात है कि पशुओं को मुलायम चारा देना चाहिए। मुलायम चारा और सुपाच्य चारा देना चाहिए, क्योंकि पशु का जो मुंह जो है उसमें घाव हो जाते हैं, पैरों में लंगड़ाहट रहती है। तो पशुओं को मुलायम चारा दें ताकि वो पशु अपने आप को जीवित रख सकें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, इसमें यह तो है चिकित्सा की व्यवस्था। दूसरी बात है यह कि बीमारी को कैसे रोका जाए। पशुओं की साफ सफाई का ध्यान रखें तथा जिस जगह पे पशु रखते हैं वहां पर फिनाइल या अथवा 4% सोडियम कार्बोनेट का घोल को लेकर का भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया जो है 4-5 दिनों तक अपनानी चाहिए ताकि जो है बीमारी का आक्रमण दूसरे पशुओं को ना हो सके। साथ साथ जिस पशु को जो पशु संक्रमित हो चुका है उन पशुओं को दूसरे जगह चारागाह में ना भेजें, क्योंकि अगर चारागाह में भेजेंगे तो उनके मल मूत्र और उसकी हवा, उनकी जो सांस से जो वायु है उससे भी जो है पशु जो स्वस्थ पशु संक्रमित कर सकते हैं और उस जगह को भी उस जगह पर जहां पर वो और भी स्वस्थ पशु चरने जाते हैं उसको वो संक्रमित कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इन्हीं बातों को ख्याल रखते हुए समय पर टीकाकरण कराते हुए हम इस भयावह बीमारी से हम लोग बच सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला जमुई के कृषक सेवाराम साहू ने। यह पुदीना की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो सेवाराम साहू जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। पुदीना जो आजकल जो गर्मियों के सीजन में अपने काफ़ी उपयोग और किसानों के लिए एक लाभदायक फसल हो सकती है। इसकी उपयोगिता काफ़ी है। इसकी उपयोगिता इन द सेंस कि आप इन गर्मी को राहत पाने के लिए इसको किसी चीज़ में आप इसमें फ्लेवरिंग एजेंट या स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें काफ़ी इसकी उपयोगिता है और ख़ासकर इसके तेल का इसका काफ़ी उपयोग और व्यावसायिक महत्व है। जो किसान भाई पुदीना की खेती करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से खेत की तैयारी करने के साथ साथ उचित मात्रा में खाद्य एवं उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि आपको फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। एक चिकनी लोम जो चिकनी मिट्टी और बालू युक्त मिट्टी हो तो सबसे ज़्यादा अच्छी हो खेती की जा सकती है। इसकी खेती तैयारी करने के लिए मिट्टी को भुरभुरा बनाया जाए। पहले उसको 2-3 फ्लोइंग किया जाए, उसको मिट्टी के भुरभुरा बनाए, उसके बाद
20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसमें देसी खाद, जो बोलते हैं सड़ी हुई गली खाद, वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दिया जाए। फिर उसके बाद उसको चारों तरफ फैला के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके एक खेती करने से पहले इसको मिक्स कर देते हैं। इसमें 125 केजी नाइट्रोजन, 45 केजी पोटासियम और 65 केजी फास्फोरस की मात्रा प्रति हेक्टेयर से डालनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर, जो अच्छी लागत और अच्छी फसल के लिए। पुदीना की फसल को कटिंग के द्वारा लगाया जाता है, तो आप किस प्रकार से लगाएं पुदीना के पौधों को, चलिए ये भी आपको बताते हैं। कटिंग लगाई जाती है, जिसे बोलते हैं रनर सकर, उसकी कटिंग से ही इसकी लंबाई होनी चाहिए 10 से 14 सेंटीमीटर की लंबाई होनी चाहिए। ये 40 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, एक रो से दूसरे रो की दूरी 60 सेंटीमीटर हो, और इसकी टोटल पर हेक्टेयर की अगर गणना की जाए तो कम से कम तो 450 से ले 500 केजी जो मेन कटिंग है इसकी आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर की खेती के लिए। फसल चाहे कोई भी हो, सिंचाई करना बहुत जरूरी है ताकि फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके। तो किस प्रकार से करें पुदीना की फसल में सिंचाई, आइए जानते हैं। अगर इसमें सिंचाई की बात करें कि 10 से 12 से दिनों के अंतराल पे इसकी 10 से 12 टोटल सिंचाई इसकी जरूरत पड़ती है, और ये इसकी खेती काफ़ी उपयोग और किसानों के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इस तरह से हम अच्छी पुदीना की अच्छी खेती करके आप किसान भाइयों इसका लाभ ले सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। साबौर कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसान मेले की खास झलकियां। टमाटर की उन्नत किस्में और वैज्ञानिक रोपाई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndattabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को आप दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।